प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, आपका प्रेरणा स्रोत में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारत की वर्तमान स्थिति के बारे में बात करेंगे। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो देश में प्रजातंत्र लागू किया गया। 21 वर्ष से अधिक हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, सबको वोट का अधिकार मिला। हालांकि अब वो आयु 18 वर्ष कर दी गई है। 18 वर्ष के बाद जितने भी हमारे भारतीय हैं उन सबको वोट का अधिकार दिया गया और अपनी सरकार चुनने का अधिकार दिया गया। जिस समय 1947 में जब देश आज़ाद हुआ और यहाँ पर प्रजातंत्र की नींव रखी गई और जब ये कहा गया कि 21 वर्ष से अधिक आयु वालों को सबको वोट का अधिकार है, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, चाहे मालिक है चाहे नौकर है, किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है, तो सभी दूसरे देशों ने हमारा मजाक उड़ाया था कि भारतवर्ष के अंदर ये चालू नहीं रह सकता। जबकि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह सभी में और प्रजातंत्र लागू था। हालांकि जो अधिकार भारत में दिए गए थे सभी को, वो अधिकार अमेरिका में भी नहीं थे, ब्रिटेन में भी नहीं थे। ब्रिटेन के अंदर केवल सेलेक्टेड लोगों को ही वोट का अधिकार था। और जो अमेरिका में जो था, जो लोग अफ्रीका से आए हुए थे, अमेरिका में ही पैदा हुए थे, अमेरिकन नागरिक थे, उनको भी वोट का अधिकार नहीं था। और भारत के अंदर इतने अधिकार देने के बाद सब लोग आश्चर्यजनक थे कि भारत में क्या चल पाएगा। आज हम वर्तमान स्थिति में देख रहे हैं तो भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र देश है, विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र देश है। और आज जो है हर नागरिक अपना वोट देना का अधिकार रखता है और वो अपनी मर्जी से अपने नुमाइंदा चुनता है, रिप्रेजेंटेटिव चुनता है, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो शहरी नागरिक पंचायत किसी के भी सदस्य हों, वो वोट देकर अपना प्रतिनिधि चुनता है। और वही प्रतिनिधि आगे जा कर के सरकार बनाते हैं और सरकार बना करके लोगों की भलाई का काम करते हैं। और वो जो टैक्स वगैरह जो लेते हैं, जो कुछ लेते हैं, वो लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं। क्योंकि राजा का कर्तव्य है कि टैक्स उतना ही लगाया जाए जितना लोग बर्दाश्त कर सकें। और जो टैक्स आप इकट्ठा करते हो वो टैक्स जो है लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करो, अपनी भलाई के लिए नहीं। अब हम भारत का प्राचीन इतिहास देखें, एक रहोगे तो नेक रहोगे, भारतीय एकता। आपने सुना भी होगा, एक कहावत है कि घर का भेदी लंका ढाए। ये कहावत हालांकि विभीषण के लिए भी लागू होती है, परंतु विभीषण को तो लात मार करके घर से बाहर निकाला गया था, यानी, और जो राम से मिला था वो सत्य की भलाई के लिए मिला था। इसलिए रावण ने विभीषण को लात मार के बाहर निकालना सबसे बड़ी गलती थी। और वही विभीषण जाकर के सारा घर का भेद बताया और रावण पर विजय प्राप्त कर सका। अन्यथा रावण पर विजय प्राप्त करना कोई आसान खेल नहीं था। तो दूसरा हम एग्जाम्पल देते हैं, जब सिकंदर ने भारत पर हमला किया तो सबसे पहले आम्भी, जहाँ पर तक्षशिला, आम्भी ने हथियार डाल दिए, वो उसे लड़ा ही नहीं और अपनी गुलामी स्वीकार कर ली। परंतु दूसरी तरफ जो था, जो उसने, तो वो हारा नहीं बल्कि दूसरे सिकंदर का डट के मुकाबला किया। जब सिकंदर का उन्हें डट के मुकाबला किया तो सिकंदर के अंदर फूट डाली गई। चाणक्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, और फूट डाल करके सिकंदर की फौज में फूट ये डाली कि भी आप लोग तो आगे बढ़ते जा रहे हो, सिकंदर को तो राज्य मिलते जा रहे हैं,
तुम्हारे को क्या मिल रहा है, इतने दिन घर बार छोटे हो गया, तुम्हारे को क्या मिल रहा है। तो फौज को वो बात समझ में आ गई, तो फौज ने बगावत कर दी और सिकंदर का साथ छोड़ दिया। इस प्रकार से डटकर के अगर मुकाबला किया, चाणक्य जैसे जो नेता मिले उनसे जो डटकर मुकाबला किया, तो सिकंदर भी भारत पर हमला नहीं कर सका। परंतु इसमें भी फूट थी। जो गुप्ता पीरियड में, जो इसमें बिहार के अंदर पाटलिपुत्र के अंदर जो राजा थे वो बड़े आलसी थे और वो चाहते तो सिकंदर का डट के मुकाबला कर सकते थे, परंतु नहीं। तो चाणक्य ने और चंद्रगुप्त को अटैक करने के लिए पाटलिपुत्र पर अटैक किया और पाटलिपुत्र पर राजा बने। तो इस प्रकार से एकता उन्होंने दिखाई, परंतु फूट के कारण से ही सिकंदर की हिम्मत पड़ी भारत में आने की। आगे हम कहें, अगर जयचंद ना होते तो मुस्लिम भी आने संभव नहीं थे। क्यों कि पृथ्वीराज चौहान ने और मुसलमानों का यानी मोहम्मद गौरी का डट करके मुकाबला किया। इससे पहले मोहम्मद गजनी 17 बार भारत में आए और सारा पार करके सोमनाथ मंदिर पर 18 बार उसको लूटा, 17 बार उसको लूटा। तो क्या कोई रास्ते में ऐसा राजा ही नहीं था जो कि उसका डट करके मुकाबला करता। और क्या गजनवी एक अफगानिस्तान के अंदर छोटा सा राज्य है, सैकड़ों घोड़े लेकर के उन्होंने भारत पर हमला करके, और सोमनाथ मंदिर यहाँ पर पंजाब भी पड़ता है, राजस्थान भी पड़ता है, गुजरात भी पड़ता है, इतना एरिया पार करके और सोमनाथ मंदिर को 17 बार लूट करके ले गया। तो क्या भारत के अंदर रास्ते में कोई राजा रोकने वाला नहीं था क्या? रोकने वाले थे, परंतु वो एक दूसरे में फूट पड़ी हुई थी, भाई कौन रोके। इस फूट के कारण से ही मोहम्मद गजनी की हिम्मत पड़ी कि वो 17 बार सोमनाथ का मंदिर लूट के ले गया। इसी प्रकार से मोहम्मद गौरी भी अफगानिस्तान में एक छोटा सा कस्बा है, और उसका राजा मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज पर हमला किया। तो पृथ्वीराज ने उसको 3 बार हराया, परंतु पृथ्वीराज का जो दुश्मन था जयचंद ने मोहम्मद गौरी को उकसाया और दोबारा हमला करके पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। तो ये किसकी वजह से हुआ? अगर जयचंद ना होता तो क्या मुस्लिम राज यहाँ पर होता? बिल्कुल नहीं होता। इसी प्रकार से मीर जाफर बंगाल के अंदर अंग्रेजों ने जब अटैक किया, तो मीर जाफर जो बंगाल का सेनापति था, तो मीर जाफर को यानी अंग्रेजों ने अपनी तरफ मिला लिया और ये कहा गया भाई तुम यानी लड़ोगे नहीं और तुम्हारे को हम गवर्नर यहाँ का राजा बना देंगे। तो वो राजा बनने की वजह से और यानी मीर जाफर ने धोखा दिया और वो नहीं लड़ा और अंग्रेजों का बंगाल पर कब्जा हो गया। इस प्रकार से अगर मीर जाफर ना होता, धोखेबाज ना होता, तो क्या अंग्रेजों का यहाँ पर कब्जा होता क्या? बिल्कुल नहीं होता। तो इसीलिए कहते हैं घर की फूट लंका ढाए। तो इस प्रकार से हम आज जो इलेक्शन का समय है और इलेक्शन के समय के अंदर एक दूसरे को हम यानी गाली गलौज कर रहे हैं, एक दूसरे नहीं, आप जो आलोचना करो तो जो बुरा काम है उसकी तो आलोचना करो, उसकी तो बुराई करो, और जो अच्छा काम है उसकी तो बड़ाई कर दो कम से कम। तो हम तो अच्छे काम के भी भाई ये काम किया तो क्यों किया, और ये काम नहीं किया तो क्यों नहीं किया, तो ये कोई आलोचना थोड़ी है। कोई अच्छा काम करते हैं उसका अच्छी बातें भी बोलिए, भाई अच्छा काम किया है? तो एक दूसरे पर आरोप लगाना और झूठे आरोप लगाना, चलो आपस में तो आप जो मर्जी कर लो, कोई बात नहीं, परंतु आप जब विदेशियों के नारे लगाते हैं, जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, तो वो क्या ठीक है? अरे खाते तो इंडिया का हो और नारे पाकिस्तान के लगाते हो, कुछ शर्म करो। तो ये हमारे देश के जो नागरिक अगर ऐसा करते हैं तो देश के गद्दार हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो कोई भी हो। सिख भी खालिस्तान के नाम पर देश से गद्दारी कर रहे हैं, और कई मुस्लिम भी आतंकवाद के नाम पर दूसरे देशों का, पाकिस्तान जैसे देशों का सहयोग कर रहे हैं।
कई कम्युनिस्ट कंट्री जो है चाइना का फेवर कर रहे हैं। चाइना की हिम्मत ठीक है जो कि भारत पर हमला कर देता? बस बिल्कुल नहीं थी। ये तो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर थे मिस्टर कृष्णा मेनन, उन्होंने वो कम्युनिस्ट थे, उन्होंने हरी झंडी दिखाई कि हमारे यहाँ कोई नहीं है, तो चीन की हिम्मत पड़ी यहाँ पर हमला करने की। तो इस प्रकार से अगर आप भटके रहेंगे तो हमारा तो एक ही बात है आज की कहने की, जो वर्तमान स्थिति में जो इलेक्शन चल रहे हैं उसके अंदर आप आलोचना करो, कोई बात नहीं। चाहे वो महंगाई के बारे में बात करो, चाहे भ्रष्टाचार के बारे में बात करो, चाहे किसी चीज़ के बारे में बात करो, कोई बुराई नहीं है। पर तो अगर आप विदेशियों की बात करते हैं जिससे विदेशियों की मदद होती है, चाहे वो धर्म के नाम पर है चाहे जाति के नाम पर है, वो बिल्कुल गलत है। वो देश के गद्दार हैं। अगर पाकिस्तान का कोई नारा लगाता है तो उसको पकड़ करके पाकिस्तान में भेज दिया जाए। भाई तेरे को पाकिस्तान से इतना प्रेम है तो पाकिस्तान छोड़ जाए। अगर वो चाइना का झंडे लहराता है तो उसको चाइना भेज दो। तो अगर ये गद्दारी, तो अगर हम इस चीज़ से बचेंगे, भाई आप जो समस्याएं हैं भारत की वो बात करिए, उसमें कोई हर्जा नहीं है। अब आप भ्रष्टाचार के बारे में बात कर रहे हैं, महंगाई के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें हम क्या करेंगे कि मोदी वर्सेस इंडिया, इंडी तो इंडी जो है, सभी जो अपोजिट पार्टी है, विरोधी दल है, उन्होंने मिलकर के इंडी बनाया और इंडी बना करके मोदी का विरोध करना शुरू कर दिया। केवल मोदी को हटाना है चाहे कुछ भी हो जाए। तो मोदी में कितनी अच्छाइयाँ भी हैं, हो सकता है कुछ बुराइयाँ भी हों। और इंडी में शुरू से आज का कोई नहीं है। कांग्रेस ने सन 47 से राज किया है, तो उसके राज में भी सब कुछ रहा होगा। महंगाई भी रही होगी, बेरोजगारी भी रही होगी, भ्रष्टाचार भी रहा होगा। क्यों नहीं रहा होगा ये बताइए? आपके रहा होगा। परंतु विदेशी अगर नारे लगाते हैं तो ऐसे गद्दारों से हमें बचना होगा। अगर देश की इज्जत बचानी है तो आप इलेक्शन में भाग लीजिए और खुले रूप से अगर आपको राज्य मिलता है, और आप झूठे वायदे मत करिए। जो वायदे आप कर सकते हैं, जो वायदे आप निभा सकते हैं, उसी के वायदे करिए जिससे आप प्रजा आपको चाहे भी। और इलेक्शन जीतने के बाद चाहे कोई भी पार्टी जीते कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उस पार्टी का फर्ज है कि वो प्रजा की तरफ पूरा ध्यान दे। तो इस प्रकार से जैसे भ्रष्टाचार है, जैसे महंगाई है, तो महंगाई और भ्रष्टाचार का जिम्मेदार कौन है? महंगाई और भ्रष्टाचार का जिम्मेदार पब्लिक, राज्य नहीं है, सरकार नहीं है, बल्कि हम हैं। हम हर चीज़ महंगी से महंगी खरीदने को तैयार है। और महंगाई इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है कि महंगाई एक समस्या नहीं है। महंगाई से का मतलब है कि आपकी परचेजिंग पावर बढ़ गई है, आपकी खरीदने की ताकत बढ़ गई है। तो ये तो एक अच्छी बात है। आज हाथी 1 रुपये का मिल रहा था, नहीं मिला क्योंकि 1 रुपया था ही नहीं, और आज हाथी 1.25 लाख का मिल रहा है, हमने खरीद लिया। तो इसका मतलब है कि हमारी परचेजिंग पावर बढ़ गई। तो महंगाई के जिम्मेदार हम हैं, सरकार नहीं। अगर आप जरूरी चीज़ें खरीदो, बेकार की चीज़ें मत खरीदो। आपकी जो गुंजाइश है वो चीज़ खरीदो। और भ्रष्टाचार के जिम्मेदार भी हम हैं। लाखों रुपये जेब